नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट कर। दोस्तों आज की क्लास बीए फर्स्ट ईयर के लिए अति इम्पोर्टेंट सवालों के साथ में रहेगी। दोस्तों भारतीय शासन एवं राजनीति पर डिस्कस करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र आप सभी के सामने पेश हो रहा है। द्वितीय प्रश्न पत्र है दोस्तों, सेकंड पेपर है। हमने इस क्लासों पर इस प्रश्न पर तो पहले से डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन आज की क्लास में हम अति इम्पोर्टेंट जो भी रहेंगे सवाल जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए, उन्हीं सवालों पर डिस्कस करने वाले। दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार है और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासें मिल जाएगी। हिंदी साहित्य, राजनीति, इतिहास, भूगोल, हर क्लास आपके सामने पेश होगी। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देखिएगा। दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2017 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था, ये 2017 के एग्जाम में कि क्या था, अधिकार परीक्षा क्या है। अधिकार परीक्षा दोस्तों अति इम्पोर्टेंट सवाल है, 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। अधिकार परीक्षा न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जो लेख जारी किए जाते हैं, उनमें एक अधिकार परीक्षा भी है। दोस्तों अधिकार परीक्षा क्या होता है, सवाल पूछा गया है कि अधिकार परीक्षा क्या है। तो ये अधिकार परीक्षा वह परीक्षा होता है कि जो न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु एक लेख जारी किए जाते हैं। दोस्तों नागरिकों की, भारत में रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए एक लेख जारी किया जाता है। उस लेख में अधिकार परीक्षा शामिल है। तो ये किससे संबंधित है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। क्या है, अधिकार परीक्षा। और इसका कार्य क्या है, इसका तात्पर्य, इसका अर्थ क्या है कि इसका तात्पर्य जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारियों के रूप में कार्य करने लगता है, जब कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे पदाधिकारियों के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। दोस्तों कोई पदाधिकार है, कोई पद है, सरकारी पद है और उस पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो उस व्यक्ति पर कोई आरोप लग गया कि आप इस पद पर कैसे कार्य कर रहे हो, तो वो प्रश्न कौन उठाएगा, ये अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा यह बात बताता है कि कोई नागरिक है, वो किसी पद पर क्या कर रहा है, पदाधिकारियों के कार्य में कार्य करने लगता है। दोस्तों पदाधिकारियों के कार्यों में कार्य करने लगता है, तो उससे ये अधिकार परीक्षा पूछता है कि जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, वैधानिक रूप से जिसको अधिकार नहीं है और वो पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है और वो कार्य करने का उसको अधिकार भी नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा, इस अधिकार परीक्षा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। जब तक वो प्रश्न का उत्तर संतोषजनक, एकदम सही उत्तर नहीं देता, तब तक वो कार्य नहीं कर सकता, यानी कि उसके कार्य में बाधा का कार्य करता है। यानी कि उससे पूछता है तुमको अधिकार नहीं है और तुम कार्य क्यों कर रहे हो, और जब वो उत्तर देगा तो उसको वापस कार्य करने में अनुमति दी जाएगी। दोस्तों एक और सवाल है, 2017 के एग्जाम में पूछा गया था, उस सवाल पर डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों अति इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर आप खुद की वन वीक सीरीज के हिसाब से पढ़ रहे तो उन सवालों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जो पिछले एग्जामों में पूछे गए दोस्तों, क्योंकि वही सवाल रिपीट होते हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए थे। दोस्तों ये भी जरूरी नहीं, लेकिन कोई सवाल ऐसा भी रह जाता है जो पिछली एग्जामों में पूछा नहीं गया है, तो वो भी आ सकता है। आपको नज़र सब पर रखनी है। प्रमुख मौलिक अधिकार के नाम लिखिए। प्रमुख मौलिक अधिकारों के नाम। दोस्तों आपने क्लास 12, 11, 12 में पढ़ा होगा कि प्रमुख मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, यही फर्स्ट ईयर में भी है। तो क्या है, समानता का अधिकार, आप सभी जानते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, वैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये कौन कौन से अनुच्छेद में उसके बारे में, समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में, 14वां और 18वां अनुच्छेद में, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और 22 में। किसमें, 19 और 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण का अधिकार है 1923 और 24 में, 1923 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद
25 से 28 अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार को इसमें सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है वो है अनुच्छेद 29 से 30 में अनुच्छेद 29 से 30 में सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है और वैधानिक वैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के अंदर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या है वैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया दोस्तों। इम्पोर्टेंस वाला था 2017 के एग्जाम पूछा गया था, ये तो आप सभी जानते भी ये इतना इम्पोर्टेंट अब नहीं रहा है, लेकिन आपको नज़र सब पे डालने वैसे आप इसके बारे में जानते भी है कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हमारे वो इम्पोर्टेंट सवाल की श्रेणी में रख सकते हैं दोस्तों। सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल लेते हैं हम जो कि एग्जाम में पूछा गया था, अति इम्पोर्टेंट सवाल है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सवाल क्या था? 20वां सवाल है, 2016 के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। देख लेते हैं क्या था सवाल की। बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या अभिप्राय है? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह लेख उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है, उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारियों को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित रखे। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उस व्यक्ति को प्रार्थना पत्र जारी किया जाता है कि उसे अवैध रूप से बिना गलती के उसे बंदी बना लिया, उसे जेल में डाले, बिना गलती के किसी को जेल में डाल दिया जाता है। किसी व्यक्तिगत मामले में किसी को अवैध रूप से बिना किसी वैध रूप से उसे बंदी बना लिया जाता है तो एक पत्र जारी किया जाता है जिसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है। दोस्तों वो पत्र है वो न्यायालय बंदीकरण करने वाला जो अधिकारी है उसे यह आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्तियों को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे। और वो पत्र आदेश देता है, वो प्रार्थना जारी करता है ना, तो वो आदेश देता है कि उस व्यक्ति को जहां से लाया गया था, जहां से बंदी बनाया गया था वहीं पर वापस छोड़ दिया जाए। तो यह आदेश उस अधिकारी को, बंदीकरण करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है। कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि उसी प्रत्यक्ष करना। बंदी तो बिना दोष के बंदी बना लिया लेकिन उसको वापस उसके सामने उसके घर पे प्रत्यक्ष रूप से वापस भेजना कि आपकी गलती नहीं है, तो वो क्या हुआ? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके, अगला सवाल है 22वां सवाल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारतीय संविधान में वर्णित कोई दो कर्तव्य। दोस्तों कर्तव्यों के बारे में तो आप सभी जानते भी होंगे, अथवा में ये भी स्वयं सवाल है अथवा में भी कि कोई 5 मूल कर्तव्य, ये भी दो, यहाँ पर 2 बताया गया, यहाँ 5 का कहा है तो हम 5 पर डिस्कस कर लेंगे कि मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। 5 मूल कर्तव्य कौन कौन से आप जानते भी होंगे। कर्तव्य हमारे कौन कौन से हैं? नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान का पालन करें। दोस्तों संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखे व उसका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखे। दोस्तों भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखे, उस पर कोई भी संकट ना आने दे, कोई भी उसमें बिखराव ना आने दे, अक्षुण्ण रखनी है और देश की रक्षा करनी है। और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा। दोस्तों आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा, सार्वजनिक जो सभी की संपत्ति है, सार्वजनिक है, किसी ग्रुप की संपत्ति यानी कि कोई ऐसी वस्तु है जिसका सार्वजनिक का अर्थ क्या होता है? कोई एक वस्तु जिसका ये भी उपयोग कर सकता है, ये भी उपयोग कर सकता है, ये भी, यानी कि अनेक सारे उपयोग कर सकते हैं। वस्तु एक है तो उस एक वस्तु को हम सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में रख सकते हैं। यानी कि सार्वजनिक संपत्ति है, जहाँ सार्वजनिक जो वस्तु है उसकी सुरक्षा करनी, जो सभी के लिए वस्तु है। जैसे कि स्कूल है, स्कूल एक सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक संस्था है जिसमें सब जाति धर्म के लोग पढ़ सकते हैं।
जाति, धर्म, भाषाई आधार पर भी पढ़ सकते हैं यदि टीचरों की मौजूदगी है तो। यानी कि वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर हर प्रकार की सुविधा है, और एक स्थान है यानी कि वो सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत आया और उसकी रक्षा करनी है, उसकी सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, हिंसा नहीं करनी। दोस्तों एक बार पुनः संविधान का पालन करें, आदर्शों, संस्था, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना है, और स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में रखना है और उसका पालन करना है। स्वतंत्रता के लिए वो प्रेरित करने वाले हमारे जो उच्च आदर्श है उसका पालन करना है, और भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा में चले जाए, और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखनी, सार्वजनिक सबकी संपत्ति उसको सुरक्षित रखनी और हिंसा से दूर रहना। दोस्तों ये हमारे मौलिक कर्तव्य हो गए। अगला सवाल है 2014 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था, उस सवाल पर डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको नज़रों में रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। सवाल क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उससे आप क्या समझते हैं? हमारे राज्य के अलग अलग राज्यों के राज्य नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, अथवा में ये सेम सवाल है भाषा अलग, क्योंकि भारतीय संविधान है, भारत का जो संविधान है उसमें उल्लेखित प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सवाल सेम है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछ रहा है कि नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से किस प्रकार है। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार के राज्य के लिए नैतिकता का सूत्र। दोस्तों ये नीति निर्देशक तत्व है, इसका वर्णन हमें हमारे संविधान के चौथे भाग में मिलते हैं, और इस चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिक सूत्र तक का काम करते हैं। दोस्तों एक नैतिक सूत्र का काम करते हैं कौन? नीति निर्देशक तत्व। और ये राज्य के शासन चलाने के, राज्य का जो शासन होता है, भारत में अलग अलग राज्यों का शासन होता है, उसको चलाने के लिए आधारभूत सिद्धांत कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व एक राज्य को चलाने के लिए आधारभूत सिद्धांत देता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की एक अनोखी विशेषता, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं और संविधान की एक अनोखी विशेषता के रूप में इस नीति निर्देशक तत्वों को जाना जाता है। इस अवधारणा को संविधान निर्माताओं के द्वारा आयरलैंड के संविधान में लिया गया, और ये नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान के जो नियम थे उसके द्वारा, उससे भारत में इस नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। किसकी नकल करके? आयरलैंड की नकल करके, यानी कि वहां से इसको लिया गया है। ओके, आयरलैंड से इस नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। कहां से? आयरलैंड से। लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार रूप देने, समता पर आधारित समाज का निर्माण करना है, विकास हेतु सभी को समान अवसर प्रदान करें, विकास के लिए सभी को समान अधिकारों को प्रदान करना है। प्रदान के उद्देश्य से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया। दोस्तों ये आप समझ के होंगे, 2014 में पूछा गया, इतने इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों अगली क्लास अगले वीडियो में रहेगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपकी अगली क्लासों का आयोजन किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।